वेलकम। एम आर के झा। आज के वीडियो क्लास 9th सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर 4 इन लॉज ऑफ मोशन। आज की इस वीडियो में हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताएंगे और न्यूटन के थर्ड लॉ का क्या एप्लीकेशन है। बट सबसे पहले न्यूटन के थर्ड लॉ को समझने से पहले हम इंटरैक्शन समझते हैं। इंटरैक्शन का मतलब क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, इस मार्कर से अगर हम इस बोर्ड पर लिखते हैं तो लिखने के लिए हम पहले इस मार्कर को होल्ड करते हैं, मतलब मार्कर पर हम फोर्स लगाते हैं, फिर हल्का इस पर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि लिखने के टाइम में भी हम इस बोर्ड पर एक फोर्स हम लगाते हैं। तो होता क्या है कि जब हम इस बोर्ड पर फोर्स लगाते होंगे तो ये बोर्ड भी हम पर क्या फोर्स लगाता है। जब तक ये दोनों बराबर हैं तब तक ये बोर्ड और मार्कर अपने पोजीशन में है। अगर ये इम्बैलेंस हो जाएगा तो या तो बोर्ड गिर जाएगा या मेरे हाथ से मार्कर गिर सकता है। ठीक है। तो इंटरेक्शन में द फोर्स एक्सर्टेड बाय एनी वन ऑफ द टू बॉडीज। दो बॉडीज है, जैसे भी मैंने मार्कर और बोर्ड का एग्जाम्पल लिया तो मार्कर और बोर्ड दो बॉडीज है। अब दोनों एक दूसरे पर क्या फोर्स लगाता है। अगर हम इसको फर्स्ट ऑब्जेक्ट मान लें और इसको सेकेंड ऑब्जेक्ट बोर्ड को मान लें तो मार्कर बोर्ड पर फोर्स लगाया, मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट पर, फर्स्ट बॉडी सेकेंड बॉडी पर फोर्स लगा रहा है। अब बोर्ड भी मार्कर पर लगाएगा, यानी सेकेंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पर लगा रहा है। तो जब फर्स्ट बॉडी जब सेकेंड पर लगाता है तो आप उसको एक्शन कहेंगे। ठीक है। और जब सेकेंड जब फर्स्ट पर लगाएगा तो उसको हम रिएक्शन कहेंगे। तो इसमें आएगा, लेकिन इंटरेक्शन जब हमसे कोई पूछा जाएगा कि इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है या न्यूटन के थर्ड लॉ में इंटरेक्शन का क्या कंसेप्ट है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय एनी वन ऑफ द टू बॉडी इज कॉल्ड एक्शन, व्हाइल द फोर्स एक्सर्टेड बाय अदर इज कॉल्ड रिएक्शन। अब इसमें ध्यान देना, नोट बोथ एक्शन एंड रिएक्शन। अभी एक्शन और रिएक्शन जब होता है किसी भी इंटरेक्शन के टाइम में, जब कोई दो ऑब्जेक्ट होता है, दोनों जब एक्शन और रिएक्शन लगाता है तो एक्शन और रिएक्शन साइमल्टेनियसली एक्ट होता है, मतलब एक ही साथ एक्शन और रिएक्शन लगता रहता है। ठीक है। बट ऑन डिफरेंट बॉडीज होता है, मतलब फर्स्ट का एक्शन सेकेंड पर होता है, सेकेंड का रिएक्शन फर्स्ट पर होता है। क्लियर। इसीलिए ये याद रखना है कि बोथ एक्शन एंड रिएक्शंस आर फोर्स, दोनों एक तरह का फोर्स हुआ। दीज फोर्सेस एक्ट साइमल्टेनियसली बट ऑन डिफरेंट बॉडीज। जैसे बोर्ड का फोर्स इस पर हुआ, रिएक्शन इस पर लगा, एक्शन इस पर लगा। क्लियर। अब इसीलिए अब हम न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या देंगे। तो अभी आप देखिए ये बड़ा हम लिखे, थोड़ा सा क्लियर कंसेप्ट को करने के लिए हमने बड़ा लिखा है कि whenever two body interact with each other। अभी इंटरेक्शन का मतलब हम समझाए हैं। तो इंटरेक्शन में आपने क्या देखा कि whenever two body interact with each other the force exerted by the first body on the second called action is equal and opposite to that exerted by the second body on the first body। मतलब ये एक्शन और ये रिएक्शन जो है ये इक्वल होता है। अभी हमने आपको क्या बताया था कि एक्शन और रिएक्शन साइमल्टेनियसली एक्ट करता है बट डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करता है, मतलब उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है। इसीलिए हम इसको शॉर्ट में कह सकते हैं कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब भी आपको न्यूटन का थर्ड लॉ कहना होगा तो आप ये भी बता सकते हो कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब जैसे मैंने इंटरेक्शन का मतलब इस फिगर में समझाया है कि अब ये कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हम मान लीजिए ग्राउंड पर रख दिए। तो जब ग्राउंड पर रखे हैं तो इस बॉक्स का तो कुछ वेट होगा और वो वेट किधर एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड जमीन पर, ग्राउंड पर, वो एक्शन हुआ। और ये रिएक्शन जो है एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द ब्लॉक। जब ये ब्लॉक ग्राउंड पर फोर्स एक्सर्ट करता तो आप अगर उसको एक्शन करते हैं तो ग्राउंड भी क्या करेगा, इस ब्लॉक पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा जिसको हम रिएक्शन कहेंगे। तो ये रिएक्शन और ये एक्शन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, बस दोनों का डायरेक्शन क्या अपोजिट होगा। क्लियर। अब ये न्यूटन का जो थर्ड लॉ है
इसका हमारे डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, क्या इसका यूजेस होता है, इसको हम समझेंगे। तो इसको समझाने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखा है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि व्हाई डू वी फील हर्ट ऑन योर हैंड व्हेन यू हिट एन इनकमिंग बॉल विथ फोर्स। आप जैसे क्रिकेट खेलते हो, अब क्रिकेट में अगर कोई बॉलर, आप बैटिंग कर रहे हो, आप बैट्समैन हो, कोई बॉलर आपके पास बॉल फेंक रहा, तो वो बॉल इनकमिंग बॉल हुआ बैट्समैन के पास। अब कोई बैट्समैन जब उस इनकमिंग बॉल को हिट करता है तो भले ही वो ग्लोव्स पहना हो, ग्लोव्स क्यों पहनते हैं? हार्ट को मिनिमाइज करने के लिए, चोट को कम करने के लिए। जस्ट इमेजिन कि कोई अगर ग्लोव्स ना पहने तो उसके हाथ वो नहीं खेल पाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा हार्ट होगा, इतना ज्यादा चोट लगेगा कि वो उसको बियर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इनकमिंग बॉल जब आता है तो आपको चोट लगता है। ऐसा क्यों होता है? अब देखिए, जब बॉल आपके पास आता है तो आपके हाथ में बैट्स होता है, बैट से उस बॉल को आप मारते हो। मतलब बैट और बॉल के बीच क्या हो रहा है? इंटरेक्शन हो रहा है। तो पहले दोनों के बीच जब दो ऑब्जेक्ट है, बॉल है और बैट है। बॉल मान लीजिए पहले लगा किसमें? बैट में, या बैट पहले लगा बॉल में, बात एक ही है, दोनों एक दूसरे पर इंटरेक्ट किया। तो इसमें अगर हम फर्स्ट केस में बॉल के फोर्स को जो बैट पर लग रहा है, अगर हम उसको एक्शन मान लें तो बैट का जो फोर्स होगा वो क्या? रिएक्शन होगा। या अगर आप एक्शन देते हैं बॉल पर तो बॉल आप बैट पर क्या? रिएक्शन देगा। तो रिएक्शन का जो इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आप बैट को अपने हाथ में रखे हो, उसके कांटेक्ट में है, तो उसका जो भी एनर्जी ट्रांसफर होता है, काइनेटिक एनर्जी, वो हमारा हाथ भी गेन करता है और उसी को हम चोट लगना करते हैं। क्लियर? इसीलिए यहाँ भी कॉज है कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसीलिए हम उस रिएक्शन को जो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है उसको हम चोट लगना करते हैं। फिर क्वेश्चन है, व्हाई डज अ रबर बॉल रिबाउंड व्हेन स्ट्रक अगेंस्ट द हार्ड फ्लोर। जब किसी हार्ड फ्लोर पर जब किसी रबर बॉल को आप गिराते हो तो वो ऊपर क्यों आता है? तो एक्शन लगा तो फिर रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन किधर होता है? अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, जिसके चलते वो बॉल रिबाउंड करता है। ठीक है। व्हाई डू यू फील बैकवर्ड जर्क ऑन योर शोल्डर व्हेन यू फायर अ गन। जैसे कोई जो है ना फायरमैन है, शॉटमैन है, कोई सिपाही है, तो आपने देखा होगा कि जो फायरमैन होता है जो पानी के पाइप को पकड़ता है, होजमैन उसको भी करते हैं, उसको होज भी करते हैं, जिसको हिंदी में हौज कहते हैं हम। तो होजमैन होता है वो पानी के पाइप को जब पकड़ता है तो उसका हाथ जो है ना, उसके हाथ पर एक धक्का जैसा लगता है। उसी तरह से कोई पुलिस जब गन को चलाता है, पिस्टल को चलाता है, तो उसके हाथ पर एक अपोजिंग फोर्स लगता है। तो होता क्या है कि नाल से जब गोली निकलती है या पाइप से जब पानी निकलता है, उसका निकलना एक्शन है। तो अब क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स लगेगा, इसीलिए उसको जर्क लगता है, उसको हम बैकवर्ड जर्क कहते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं सब में हम क्या देख रहे हैं कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा इक्वल होता है, क्योंकि इंटरेक्शन में एक्शन और रिएक्शन, मेन कंसेप्ट इंटरेक्शन का है, जहां एक्शन और रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है बट साइमल्टेनियसली एक्ट करता है, इसीलिए ऐसा होता है। और भी क्वेश्चन जैसे आपसे पूछेगा कि हाउ डज वॉकिंग और रनिंग इज पॉसिबल ऑन द ग्राउंड, इसमें भी इंटरेक्शन होता है। हाउ डज अ पर्सन मूव फॉरवर्ड ड्यूरिंग स्विमिंग। जब आप तैरते हो तो पानी को आप क्या करते हो? पीछे की तरफ धकेलते हो, तो आप एज ए रिजल्ट आगे की तरफ मूव करते हो। हाउ डू जेट एरोप्लेन और रॉकेट इज वर्क। आप देखते होंगे कि रॉकेट जब मूव करता है तो वर्टिकली जाता है, उससे क्या होता है? एक्सॉस्ट रिलीज होता है। तो एक्सॉस्ट रिलीज करना एक्शन है, तो वो क्या होता है? रिएक्शन फोर्स देता है, इसीलिए वो वर्टिकली चला जाता है। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो इंटरेक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन पर बेस्ड है, यानी न्यूटन के थर्ड लॉ पर बेस्ड है। तो इसको आप देख के समझ सकते हैं। फिर अगले वीडियो में हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताते हैं। थैंक यू।